शादी के मंडप में बैठी मेरी बहन रिया किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक जीत की चमक। वो बार बार मेरी तरफ देख रही थी और उसकी मुस्कान, वो कोई आम मुस्कान नहीं थी। वो एक जहरीला तंज था जो कह रहा था, देखो मैंने तुम्हें हरा दिया, जो तुम्हारा था वो आज से मेरा है। दूल्हे के सहरे में उसके बगल में बैठा था रोहन, वो शख्स जिससे कभी मैं शादी करने वाली थी। आज वो मेरी बहन का पति बनने जा रहा था। पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था। लोग उन्हें बधाइयां दे रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस चमक दमक के पीछे कितना अंधेरा छिपा है। वो अपनी जीत का जश्न मना रही थी। उसे ये नहीं पता था कि उसकी शादी का सबसे बड़ा तोहफा मैं देने वाली थी। एक ऐसा तोहफा जो उसकी पूरी दुनिया तबाह कर देगा। आप सोच रहे होंगे कि एक बहन दूसरी बहन की शादी में ऐसा क्यों करेगी? क्यों मैं उस पल का इंतजार कर रही थी जब उसकी खुशियां हमेशा के लिए मातम में बदल जाई? इस कहानी को समझने के लिए आपको उस रात में वापस चलना होगा जब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां मुझसे छीन ली गई थीं। मेरा नाम अंजाली है। हम दो बहनें थीं, मैं और रिया। कहने को तो वो मेरी मौसी की बेटी थी, लेकिन मौसी मौसा के गुजर जाने के बाद पापा उसे अपने घर ले आए थे। माँ पापा ने उसे बेटी से बढ़कर प्यार दिया। वो घर की लाडली थी और मैं जिम्मेदार। उसकी हर जिद पूरी होती थी, उसकी हर गलती पर पर्दा डाला जाता था। और मुझे हमेशा यही सिखाया गया कि रिया छोटी है, उसका दिल मत दुखाना, उसे जो चाहिए दे देना। मैंने अपनी स्कॉलरशिप के पैसे उसे दे दिए ताकि वो ब्रांडेड कपड़े खरीद सके। मैंने अपनी पहली नौकरी की तनख्वाह से उसे एक महंगा फोन दिलाया। मैं रात रात भर जागकर पढ़ाई करती, पार्ट टाइम जॉब करती ताकि घर में किसी चीज की कमी न हो। और वो मेरी ही मेहनत की कमाई पर ऐश करती थी। जब मेरी जिंदगी में रोहन आया तो पहली बार मुझे लगा कि किसी ने मुझे समझा है, मेरे वजूद को सराहा है। हमारा रिश्ता प्यार और भरोसे पर बना था। हमने साथ में एक छोटा सा सपना देखा था, एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने का। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी, अपना दिन रात का चयन, सब कुछ उस कंपनी में लगा दिया था। सालों की मेहनत के बाद हमें एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मिलने वाली थी। वो डील हमारी जिंदगी बदलने वाली थी। उस दिन मैं दुनिया की सबसे खुश इंसान थी। मैंने ये खबर सबसे पहले रोहन और रिया को दी। उन दोनों की आंखों में जो मैंने देखा वो खुशी नहीं, कुछ और ही था। वो लालच था। उस रात मैं इन्वेस्टर्स के लिए फाइनल प्रेजेंटेशन पर काम कर रही थी। रोहन मेरे साथ था, मेरा हौसला बढ़ा रहा था। उसने कहा, अंजलि तुम बस काम पर ध्यान दो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लाता हूं। रिया भी वहीं थी, मेरी मदद करने का नाटक कर रही थी। मुझे उस वक्त उनकी आंखों में छिपे शैतान नजर नहीं आए। मैं अपने काम में इतनी डूबी थी कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि कब रोहन ने मेरी कॉफी में नींद की गहरी दवा मिला दी। मैं प्रेजेंटेशन पर काम करते करते वहीं सोफे पर सो गई। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की किरणें मेरे चेहरे पर पड़ी डीडीएच रही थीं, लेकिन मेरी जिंदगी में घना अंधेरा छा चुका था। मेरा लैपटॉप गायब था। मेरे फोन पर इन्वेस्टर का मैसेज था, आपकी प्रेजेंटेशन शानदार थी मिस रिया, हम आपके और मिस्टर रोहन के साथ काम करने के लिए उत्साहित हैं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। रिया और रोहन? मैंने कांपते हाथों से रिया के कमरे का दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर मेरे दिल के 1000 टुकड़े हो गए। मेरा लैपटॉप उसके टेबल पर था और रोहन उसके ठीक बगल में बैठा था, उसका हाथ पकड़े हुए। दोनों मुझे देखकर मुस्कुराए। वो वही जहरीली मुस्कान थी जो आज मैं शादी के मंडप में देख रही थी। ये सब क्या है? मेरी आवाज मेरे ही कानों में एक चीख की तरह गूंजी। रिया अपनी जगह से उठी और मेरे पास आकर बोली, वो जो तुम्हें बहुत पहले समझ जाना चाहिए था दीदी। तुम हमेशा से एक नौकरानी की तरह काम करने के लिए बनी हो और मैं रानी बनने के लिए। रोहन ने सही चुनाव किया। तुम्हारे पास सिवाय घिसे पिटे सपनों के था ही क्या? मेरे पास खूबसूरती है, अदा है और अब तुम्हारे आइडिया पर बनी एक कंपनी भी है। मैं रोहन की तरफ मुद्दी, मेरी आंखों में आंसू थे। रोहन, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम पर भरोसा किया था।
रोहन ने बिना किसी शर्म के जवाब दिया, भरोसे से पेट नहीं भरता अंजलि। मुझे कामयाबी चाहिए और वो भी जल्दी। तुमने मेहनत का लंबा रास्ता चुना था, रिया ने मुझे शॉर्टकट दिखाया। बिजनेस में इमोशंस की कोई जगह नहीं होती। उस एक पल में मेरा सब कुछ लुट गया था, मेरा प्यार, मेरा सपना, मेरा भरोसा। मैं रोई, चीखी और मदद के लिए माँ पापा के पास भागी। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। मेरी माँ ने मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जट डाल दिया। चुप हो जा बेशर्म, अपनी ही बहन पर इतना घिनौना इल्जाम लगा रही है। तू उससे जलती है, तू उसकी खुशियां बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। रोहन ने उसे चुना, तुझे नहीं, और इसी बात का बदला ले रही है तू। पापा ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर इस घर में रहना है तो चुपचाप रिया की शादी की तैयारियों में लग जाओ, वरना ये दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुला है। उस दिन मेरे लिए उस घर के दरवाजे बंद हो गए। माँ पापा की नफरत भरी निगाहें और रिया की जीत की हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी जब मैं एक छोटे से बैग में अपना सामान लेकर उस घर से निकली, जिसे मैंने कभी अपना समझा था। मैं सड्डेकों पर घंटों भटकती रही। हर चेहरा मुझे दुश्मन लगता, हर आवाज एक ताना। मैंने अपने पिता के उसूलों, अपनी माँ के संस्कारों और अपनी बहन के लिए अपनी खुशियों की बलि चढ़ा दी थी। और बदले में मुझे क्या मिला? बदनामी, बेइज्जती और अकेलापन। मैं एक सस्ते से लॉज में आकर रुक गई। कई दिनों तक मैं बस कमरे में बंद रोती रही। मेरा मन कर रहा था कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूं। जिस प्यार के लिए मैंने दुनिया से लाडेटने की ठानी थी, उसी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ दा। जिस परिवार को मैंने अपनी मेहनत से सींचा था, उसी ने मुझे जद्दोजहद से उखाड़ दे फेंका था। मैं टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी। और फिर एक रात, जब मैं अपनी नाकामयाबियों के अंधेरे में डूबी हुई थी, मुझे कुछ याद आया। एक छोटी सी चीज जिसे सब भूल गए थे, यहां तक कि मैं भी। अपनी कंपनी के शुरुआती दिनों में मुझे हमेशा डर रहता था कि मेरा आइडिया कोई चुरा न ले। इसीलिए मैंने अपने कमरे में, जो मेरा छोटा सा ऑफिस भी था, एक बहुत छोटा स्पाई कैमरा लगाया था। वो एक यूएसबी चार्जर जैसा दिखता था और मेरी डेस्क के पास वाले प्लग में हमेशा लगा रहता था। वो 24 घंटे रिकॉर्डिंग करके एक सिक्योर क्लाउड सर्वर पर सब कुछ अपलोड करता था। इस अफरा तफरी में रोहन और रिया उस छोटे से चार्जर को नजरअंदाज कर गए थे। मेरे अंदर अचानक एक बिजली सी कौंधी, एक उम्मीद की किरण। मेरे कांपते हुए हाथों ने लॉज के पुराने कंप्यूटर पर उस क्लाउड सर्वर का पता टाइप किया, पासवर्ड डाला, और मेरी आंखों के सामने वो रात फिर से जिंदा हो गई। मैंने सब कुछ देखा। रोहन को मेरी कॉफी में चुपके से पाउडर मिलाते हुए, रिया का उसे इशारा करना, मेरे बेहोश होने के बाद उन दोनों का शैतानी हंसी हंसना। मैंने उन्हें मेरे लैपटॉप से सारा डेटा कॉपी करते हुए देखा। मैंने रिया को कहते सुना, अब ये बेवकूफ सडर चक पर आ जाएगी और हम इसके सपनों के महल पर राज करेंगे। रोहन ने जवाब दिया, तुम सच में जीनियस हो रिया। मैं खुश हूं कि मैंने उसे छोड़ दच कर तुम्हें चुना। हर एक शब्द, हर एक हरकत एक सबूत की तरह मेरे दिल में धंस रही थी। मेरे आंसू सूख गए, उनकी जगह एक आग ने ले ली। वो नफरत की आग नहीं थी, वो न्याय की आग थी। उस रात मैंने कसम खाई कि मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं उनकी जिंदगी की सबसे बद्दी खुशी को उनके सबसे बद्दे मातम में बदल दूंगी। वो अपनी शादी का जश्न मनाना चाहते थे, ठीक है, मैं उन्हें एक ऐसा जश्न दूंगी जिसे वो और पूरी दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। अब मेरे पास एक मकसद था और उस मकसद को पूरा करने के लिए मुझे खुद को फिर से खड़ा करना था। मैं उस सस्ते लॉज से बाहर निकली और अपने एक पुराने क्लाइंट मिस्टर वर्मा से मिलने गई। वो एक बहुत बड़े और इज्जतदार बिजनेसमैन थे। मैंने उनके लिए कुछ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स किए थे और वो मेरे काम से बहुत प्रभावित थे। मैंने उनके सामने अपनी पूरी कहानी नहीं बताई। मैंने बस इतना कहा कि मेरे बिजनेस पार्टनर ने मुझे धोखा दिया है और मेरा आइडिया चुरा लिया है। सबूत के तौर पर मैंने उन्हें उस वीडियो की एक छोटी सी क्लिप दिखाई जिसमें रोहन और रिया मेरे आइडिया को अपना बताकर जश्न मना रहे थे। फिर मैंने उनके सामने अपना नया बिजनेस प्लान रखा जो मेरे पुराने आइडिया से 10 गुना बेहतर और बढ़ा था। मिस्टर वर्मा एक अनुभवी जौहरी थे।
उन्होंने मेरे अंदर के हुनर और सच्चाई को पहचान लिया। उन्होंने मेरी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक आग देखी। उन्होंने कहा, बेटी, इस दुनिया में हुनर की कोई कमी नहीं है, कमी है तो बस हिम्मत की। तुम में दोनों हैं। मैं तुम्हारे इस नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूंगा। वो दिन मेरी नई जिंदगी का पहला दिन था। अगले 6 महीने मैंने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। मिस्टर वर्मा ने मुझे ऑफिस, टीम, पैसा सब कुछ दिया। मैंने अपनी पूरी ताकत और अपना सारा दर्द उस काम में झोंक दिया। मैं अब वो पुरानी भोली भाली अंजलि नहीं थी जो हर किसी पर भरोसा कर लेती थी। धोखे ने मुझे पत्थर बना दिया था। मैंने एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम मैंने रखा सत्या यानी सत्य। मेरी कंपनी बहुत तेजी से सफल होने लगी। इंडस्ट्री में मेरे नाम की चर्चा होने लगी। मैंने अपना हुलिया भी बदल लिया था ताकि कोई मुझे आसानी से पहचान ना सके। इस दौरान मुझे खबर मिलती रही कि रिया और रोहन मेरी पुरानी कंपनी को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। वो उस पैसे को अपनी अय्याशियों पर उड़हा रहे थे जो मेरे खून पसीने की मेहनत का था। उन्होंने कुछ ही महीनों में कंपनी को कर्ज में डुबो दिया था। और फिर वो दिन आया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। एक सुबह मेरे ऑफिस में एक महंगा शाही शादी का कार्ड आया। ये रिया और रोहन की शादी का कार्ड था। कार्ड के अंदर रिया की हैंडराइटिंग में एक छोटा सा नोट था। लिखा था, सोचा तुम्हें भी अपनी खुशियों में शामिल करूं दीदी। आकर देखना कि एक रानी की तरह कैसे जिया जाता है। उम्मीद है तुम अपनी उस छोटी मोटी नौकरी से छुट्टी ले पाओगी। उसकी लिखी हर एक लाइन मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही थी। मैंने कार्ड को देखा और मुस्कुराई। मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक ठंडा शांत संकल्प था। रानी की तरह कैसे जिया जाता है वो तो अब मैं उसे दिखाऊंगी। और ये भी दिखाऊंगी कि जब सच सामने आता है तो बड़े बड़े सिंहासन कैसे मिट्टी में मिल जाते हैं। शादी का स्टेज तैयार था, मेहमान आने वाले थे और मेरा सबसे बद्धा सबूत, मेरा ब्रह्मास्त्र, मेरे इशारे का इंतजार कर रहा था। शादी वाले दिन मैं उस वेन्यू पर पहुंची जहां जश्न मनाया जा रहा था। मैं उस टूटी फूटी लड्डेचकी की तरह नहीं गई थी जिसे महीनों पहले घर से निकाल दिया गया था। मैं एक महंगी कार से उतरी, एक डिजाइनर सादी पहने, जिसके आगे रिया का लाखों का लहंगा भी फीका पर डेच रहा था। मेरा आत्मविश्वास मेरे चेहरे पर झलक रहा था। जो कुछ मेहमान मुझे पहचानते थे वो मुझे देखकर हैरान रह गए। मेरी पहली नजर मेरे माँ पापा पर पड़ी। मैं उनके पास आशीर्वाद लेने गई। पापा ने तो मुंह फेर लिया, लेकिन माँ ने कड़िश शब्दों में कहा, आ गई अपनी बहन की खुशियों में आग लगाने। हमें लगा था तुम इतनी बेशर्म नहीं होगी कि यहाँ चली आओ। मैंने उनके पैर छुए और शांत आवाज में जवाब दिया, मैं आग लगाने नहीं, अंधेरा मिटाने आई हूं माँ। और आज के बाद आपको सच देखने के लिए किसी चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात सुनकर वो चौंक गईं, लेकिन कुछ कह पाती उससे पहले ही मैं आगे बढ़ गई। मैं सीधा स्टेज की तरफ गई जहां रिया और रोहन मेहमानों से घिरे हुए थे। मुझे देखते ही रिया की आंखों में वही पुरानी नफरत और जीत की चमक तैर गई। उसने जोर से कहा ताकि सब सुन सकें, अरे देखो तो, मेरी बेचारी दीदी भी आई हैं आशीर्वाद देने। अच्छा लगा देखकर कि तुम्हें कोई ठीक ठाक काम मिल गया। कम से कम ढंग के कपड़ीढ़े तो पहन पाई। आसपास खड़ीढ़े कुछ लोग हंसने लगे। रोहन भी अहंकार से मुस्कुरा रहा था। मैंने उसकी बातों का बुरा नहीं माना, मैं बस मुस्कुराई। एक ऐसी मुस्कान जिसे देखकर उन दोनों के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट आ गई। मैंने अपने हाथ से एक खूबसूरत डिब्बा उन्हें देते हुए कहा, शादी मुबारक हो रिया, मुबारक हो रोहन। तुम दोनों सच में एक दूसरे के लिए ही बने हो। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। रिया ने उत्सुकता से डिब्बा खोला। उसके अंदर कोई गहना या महंगी चीज नहीं थी, बस एक छोटा सा स्टाइलिश रिमोट कंट्रोल था। ये क्या बकवास है? वो झुंझलाकर बोली। मैं उसके कान के पास झुकी और धीरे से फुसफुसाई, इतनी धीरे कि सिर्फ उन दोनों को सुनाई दे, ये तुम्हारी बर्बादी का रिमोट है, तुम्हारी शादी का तोहफा। बस कुछ मिनट और फिर शो शुरू होगा। मेरे शब्द सुनकर उन दोनों के चेहरे का रंग उड़ियच गया। मैं उन्हें उसी उलझन में छोड़ देकर स्टेज से नीचे उतर आई। हॉल के पीछे एक बड़ी सी स्क्रीन पर उनकी रोमांटिक तस्वीरें चल रही थीं।
मैं उस स्क्रीन को कंट्रोल कर रहे तकनीशियन के पास गई, जो असल में मेरी ही टीम का आदमी था। मैंने उसे एक इशारा किया। ठीक उसी वक्त रिया ने माइक हाथ में लिया। वो मेहमानों को धन्यवाद देने के लिए अपनी स्पीच शुरू कर रही थी। उसका आत्मविश्वास लौट आया था। वो मुस्कुरा रही थी, खुद को इस महफिल की रानी समझ रही थी। उसे क्या पता था कि अगले ही पल उसका ताज छिनने वाला था। रिया ने माइक पर बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में बनावटी मिठास थी। मैं सबसे पहले अपने मम्मी पापा, मेरे माता पिता का शुक्रिया करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार दिया। उसने एक नजर मेरे माँ पापा पर डाली, जो गर्व से फूले नहीं समा रहे थे, और फिर मेरे प्यारे पति रोहन, जिन्होंने मुझे दिखाया कि सच्चे प्यार का मतलब क्या होता है। फिर वो मेरी तरफ घूमी। उसकी आंखों में शरारत थी। और आखिर में मैं अपनी दीदी अंजलि का भी शुक्रिया करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे सिखाया कि जिंदगी में कुछ चीजें और कुछ लोग पीछे छोड़ देने में ही भलाई होती है। जैसे ही उसने ये वाक्य पूरा किया, उसके पीछे की बड़ी स्क्रीन, जिस पर अब तक उसकी और रोहन की तस्वीरें चल रही थीं, अचानक बंद हो गई। एक पल के लिए पूरे हॉल में खामोशी छा गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, स्क्रीन फिर से रोशन हुई। लेकिन इस बार उस पर कोई रोमांटिक तस्वीर नहीं थी। उस पर मेरा कमरा दिख रहा था। और फिर वीडियो शुरू हुआ। पूरे हॉल ने, सैकड़ों मेहमानों ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे रोहन ने मेरी कॉफी में चुपके से कुछ मिलाया। सबने देखा कि कैसे मेरे बेहोश होते ही रिया और वो शैतानों की तरह हंसे। हॉल में उनकी आवाज गूंज रही थी। रिया कह रही थी, अब ये बेवकूफ सद्धक पर आ जाएगी और हम इसके सपनों के महल पर राज करेंगे। रोहन जवाब दे रहा था, तुम सच में जीनियस हो रिया। मैं खुश हूं कि मैंने उसे छोड़कर तुम्हें चुना। वीडियो चलता रहा और हॉल में सन्नाटा गहराता गया। मेहमानों की फुसफुसाहट अब हैरत और घृणा में बदल चुकी थी। स्टेज पर खड्डड़ी रिया का चेहरा सफेद पर दच चुका था, जैसे किसी ने उसका सारा खून निचोड़ दच लिया हो। उसके हाथ से माइक छूटकर जमीन पर गिर गया। रोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन मेहमानों की भीड़ ने उसका रास्ता रोक दिया। मेरे माँ पापा मूर्ति की तरह जमे हुए थे। उनकी आंखों में अविश्वास और शर्मिंदगी का एक ऐसा समंदर था जिसमें वो डूब रहे थे। उन्हें अपनी कही हर कड्डावी बात, हर इल्जाम, अपना मारा हुआ हर ताना याद आ रहा था। मैं धीरे धीरे चलती हुई स्टेज पर पहुंची। मैंने जमीन पर पड्डा माइक उठाया। मेरी आवाज पूरे हॉल में शांति से गूंजी। यह है रानी का सच। यह है वो महल जो मेरी बर्बादी की नींव पर बनाया गया था। मैंने रोहन के माता पिता और उन इन्वेस्टर्स की तरफ देखा जिन्हें मैंने खास तौर पर शादी में बुलाया था। ये सिर्फ एक पारिवारिक धोखा नहीं है, ये एक फ्रॉड है, एक अपराध है। तभी हॉल के बड्ढे दरवाजे खुले और पुलिस अंदर आई। उनके साथ मिस्टर वर्मा भी थे। मैंने शादी से एक दिन पहले ही सारे सबूतों के साथ पुलिस में धोखाधड़ी और साजिश की एफआईआर दर्ज करवा दी थी। पुलिस ने कांपती हुई रिया और हारे हुए रोहन को हथकड़ियां पहना दी। डोली में विदा होने का सपना देखने वाली रिया पुलिस की गाड़ी में बैठकर जा रही थी। माँ पापा रोते हुए मेरे पास आए, मुझसे माफी मांगने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने उनकी तरफ बिना किसी भाव के देखा और अपना मुंह फेर लिया। मैं उस बर्बाद हुए जश्न से बाहर निकल आई। आज मैंने सिर्फ अपना बदला नहीं लिया था, मैंने अपना सम्मान, अपनी मेहनत और अपना सच वापस पाया था। आसमान साफ था और मेरे अंदर सालों बाद एक अजीब सी शांति थी।